नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ज्ञानदूत कार्यक्रम की ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर प्रशासनिक चिंतक में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतक हैं एल्टन मेयो, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे। एल्टन मेयो को मानव संबंध उपागम के जन्मदाता के रूप में, अनौपचारिक संगठनों की महत्ता को स्थापित करने के रूप में और किस प्रकार से ह्यूमन सेंटिमेंट्स जो हैं या जो कार्य करने वाले जो लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी कार्य संतुष्टि कैसे बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इस बात पे अगर प्रकाश डाला है। और जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है एल्टन मेयो का। एल्टन मेयो के आने से पहले संगठनों में जो अध्ययन किए जा रहे थे वो ज़्यादातर, और जो चीज़ जो मान्यता स्थापित हो चुकी थी वो थी क्लासिकल अप्रोच, शास्त्रीय उपागम की। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्मल स्ट्रक्चर पे बात होती थी, अनौपचारिक संबंधों की बजाय सिर्फ औपचारिक संबंधों पे जो बात होती थी वही स्थापित थे, और उन्हें ही आर्थिक चरों और औपचारिक संबंध है यानी फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ें उस दौरान उस परिप्रेक्ष्य में यही चीज़ें चल रही थी। तो इसी वक्त एल्टन मेयो के जो एक्सपेरिमेंट्स, मानव संबंध उपागम का जन्म और ये सब चीज़ें किस प्रकार से स्थापित हुई, आपको आज समझ में आ जाएगा। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, एल्टन मेयो का जो योगदान है वो किस प्रकार से हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, वो है मानव संबंध उपागम का जन्म। तो क्या है ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, क्या है ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, आज हम जानेंगे। मेयो ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में या जो अपनी फाइंडिंग्स को, अपने रिजल्ट्स को उन्होंने 3 मेजर बुक्स में लिखा: ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इन पुस्तकों में उन्होंने मेजर डिस्क्रिप्शन अपने एक्सपेरिमेंट्स का, रिजल्ट्स का दिया। और हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स का जो मेन जो इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो मैनेजमेंट एंड द वर्कर जो बुक थी, उसमें इन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में रॉथलिसबर्गर और जॉर्ज पेनॉक, ये सभी लोग इनके सहयोगी थे इन एक्सपेरिमेंट्स में। तो इन एक्सपेरिमेंट्स का जो मेजर डिस्क्रिप्शन था वो मैनेजमेंट एंड द वर्कर नामक जो बुक है उसमें था। तो चलिए बात करते हैं, व्हाट इज़ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज़ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एंड हु इज़ एल्टन मेयो। तो हॉथॉर्न जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये जो समय था 1924 से 32 तक, इसमें उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट नहीं है। हॉथॉर्न हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एल्टन मेयो ने काफ़ी समय तक काम किया, और इस हॉथॉर्न प्लांट जो कि एक प्लांट था, जो कि एक संयंत्र था, जिसमें उन्हें इन्वाइट किया गया, क्योंकि प्रोडक्शन जो था वो जो किस प्रकार से प्रोडक्शन है वो काफ़ी अफेक्ट कर रहा था, मतलब कि कोई इसमें उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। और जॉर्ज पेनॉक वगैरह उनके जो साथी थे वो पहले से उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे थे, तो उन्हें एल्टन मेयो को यहाँ पे इनवाइट किया गया और फिर शुरुआत हुई इन एक्सपेरिमेंट्स की। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हॉथॉर्न श्रृंखला में आता है वो है द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जो 1924 से 27 के बीच में किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, 6 लड़कियों के 2 समूह 2 कमरों में, और जो वो उत्पादन जो से संबंधित एक ग्रुप था उन 6 लड़कियों का, उस ग्रुप पे यह एक्सपेरिमेंट किया गया। और इस ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में प्रकाश की जो व्यवस्था है, यानी इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग, ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। तो उनके कार्य का जो एटमॉस्फेयर था उसमें उन्होंने प्रकाश जो है, लाइट जो है, उसको कम ज़्यादा करके ये जानना चाहा कि क्या फ़र्क पड़ता है उत्पादन पे। तो जो लड़कियां थी, गर्ल्स थी, वो बेसिकली उनको थोड़ा सा पता भी था कि हम पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उत्पादन पे। तो वो जो रिज़ल्ट निकल कर आया वो 6 लड़कियों के जो अलग अलग ग्रुप थे उनके दोनों के उत्पादन में कोई ज़्यादा कमी नहीं हुई, मतलब कि लगभग उत्पादन जो है चलता रहा जैसा चल रहा था पहले ही। थोड़ा बहुत चेंज आके फिर वापस वो उसी प्रोसेस में कम ज़्यादा नहीं, उसी स्टैंडर्ड पे चलने लगा। तो उसके बाद उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट के बाद में उन्होंने रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने
प्रकाश जो व्यवस्था पहले वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखी, उसके अलावा जो दिहाड़ी है, विश्राम के जो क्षण, जो ब्रेक जो होता है, विश्राम के जो क्षण होते हैं या काम की जो अवधि है, उसको नियंत्रित करके उन्होंने प्रयोग करने की कोशिश करी। और ऐसे करके लगभग 12 जो वेरिएबल्स हैं उनको उत्पादकता से उसका सीधा कितना संबंध है वो चीज़ उन्होंने देखी। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि कुछ उन्होंने प्रकाश व्यवस्था को कम ज़्यादा किया, प्रोत्साहन दिया, जैसे बीच में कॉफ़ी है, प्रति सप्ताह जो काम की अवधि है, चाय सूप की व्यवस्था है, काम के जो घंटे हैं वो कम ज़्यादा करके। तो इस प्रकार अलग अलग वेरिएबल्स, अलग अलग चीज़ों को उन्होंने नियंत्रित करके प्रयोग किया। तो जो श्रमिक थे उनको पता था कि हम पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और वो उस जानबूझकर उत्पादन को एक बिल्कुल भी उसमें कमी नहीं आने देते थे। उत्पादन उतना ही चल रहा है, उतना ही हो रहा है। तो ये चीज़ निकल कर आई कि आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन ऑफ आउटपुट, यानी कि इसे ही एल्टन मेयो ने हॉथॉर्न प्रभाव नाम दिया कि श्रमिकों को पता था हम पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा कॉन्शियस होकर काम करते थे और उन्होंने कोई भी कमी नहीं आने दी अपने उत्पादन में। तो यानी कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे। और आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन ऑफ आउटपुट, ये ही जो निकल के परिणाम आया, ये था हॉथॉर्न प्रभाव, हॉथॉर्न अफेक्ट। तो इससे मेयो ने जो है सामाजिक मनुष्य की जो व्याख्या है उसे स्पष्ट किया, और उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि कार्य जो संतुष्टि है वो समूह की जो अनौपचारिक सामाजिक रचना है उस पर डिपेंड करती है। यानी कि जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो काम का जो सेटिस्फेक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो इनफॉर्मल जो स्ट्रक्चर है ग्रुप में, फॉर्मल स्ट्रक्चर में जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, यानी कि औपचारिक समूह में जो अनौपचारिक समूह है, इनफॉर्मल जो है ग्रुप, उस पर बहुत निर्भर करती है कार्य संतुष्टि। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वो था माइका स्प्लिटिंग टेस्ट ग्रुप एक्सपेरिमेंट, जो 1928 से 30 के बीच में किया। इसमें उन्होंने पीस रेट जो व्यवस्था थी, जो उनको पैसा मिलता था, पीस रेट जो व्यवस्था थी, उसको उन्होंने स्थिर रखकर कार्य की दशाओं में थोड़ा बहुत हेर फेर करके देखा। तो उत्पादन में सिर्फ 10-15% ही जो है इंक्रीज़ हुआ। और इस माइका स्प्लिटिंग टेस्ट ग्रुप एक्सपेरिमेंट से ये बात निकल कर आई कि जो गैर वैतनिक चर है, यानी कि जो गैर आर्थिक चर हैं, वो उत्पादन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में अगला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स एक्सपेरिमेंट, यानी कि 1928 से 31 के बीच में मानवीय प्रवृत्तियाँ और भावनाएं जो प्रयोग है वो उन्होंने किया। और इसमें उन्होंने सबसे पहले संयंत्र के जो 20-25 हज़ार जो एम्प्लॉयज़ थे उनको उन्होंने प्रश्नावली, यानी जो शेड्यूल है उसको भरवाने का उन्हें प्रशिक्षण दिया। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने उनसे ह्यूमन एटीट्यूड्स को, सेंटिमेंट्स को जानने की इस प्रश्नावली के माध्यम से उन्होंने कोशिश करी, उनसे प्रश्नावली भरवाई, समस्या और समाधान जो है, क्या शिकायतें हैं उन्हें, क्या उसके समाधान हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें उन्होंने लगभग 25,000 श्रमिकों से, एम्प्लॉयज़ से वो काम भरवाया उसको। और उसका जो रिज़ल्ट निकल के आया, मतलब श्रमिकों ने 2 प्रकार की शिकायतें करी, कुछ शिकायतें डायरेक्ट थी, कुछ इनडायरेक्ट थी। जो हार्वर्ड जो अध्ययन दल था उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला कि श्रमिकों ने जो भी शिकायतें करी उनका शिकायतों में और तथ्यों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यानी कि जो श्रमिकों की जो पारिवारिक जो त्रासदियाँ हैं या बीमारियाँ हैं या व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं वो उनकी कार्यक्षमता को बाधित करती हैं। ये बात ह्यूमन एटीट्यूड और सेंटिमेंट्स एक्सपेरिमेंट में निकल कर आई। और मेयो ने इन एक्सपेरिमेंट्स को निराशावादी ख्याली पुलाव, यानी कि पेसिमिस्टिक रेवरीज नाम दिया। और इन एक्सपेरिमेंट से 3 बातें निकल कर आई कि श्रमिकों ने कंपनी जो है उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रही है। इस बात को, इस इनिशिएटिव को, इस पहल को श्रमिकों ने सराहा, उन्हें अच्छा लगा। और पर्यवेक्षकों के व्यवहार में, सुपरवाइजर्स का जो व्यवहार था उसमें एक पॉजिटिव चेंज आया। उन्हें पता लगा कि हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो वो थोड़े कॉन्शियस हुए और उन्होंने मानव संबंधों को अध्ययन करने पर बल दिया। और इससे श्रमिकों में अपने साथियों को समझने के लिए, बेहतर ढंग से उनको समझने की जो भावनाएं हैं वो भी उत्पन्न हुई। और इससे ये पता लगा कि कार्मिकों का जो मनोबल है, जो मोटिवेशन है, उसको बनाए रखने के लिए कार्यकरण में जो है व्यक्ति की जो भावनात्मक और आत्मसम्मान की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होती रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, यानी कि व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, आत्मसम्मान की जो आवश्यकता है, उनकी पूर्ति अगर संगठन में नहीं होती है तो व्यक्ति में निराशा, जो कुंठा है वो उत्पन्न हो जाएगी।
इस प्रकार से ह्यूमन जो एक्सपेरिमेंट है, मानव प्रवृत्तियाँ जो भावनाएं प्रयोग है, उसमें ये निकल कर आया। लास्ट जो एक्सपेरिमेंट किया एल्टन मेयो ने, जो कि हॉथॉर्न प्लांट में जो लास्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया वो था सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में मेयो ने ये जानने का प्रयास किया कि 3 जो समूह थे उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हॉथॉर्न प्लांट के ऊपर। 3 जो समूह थे वो लगभग उन तीनों समूह का जो काम था एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तार लगाना, सोल्डर करना, बैंक वायरिंग, क्योंकि इसे बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि तार से संबंधित इसका जो काम था, सोल्डरिंग करना, तार लगाना, इस प्रकार से 3 जो ग्रुप थे जिनका काम आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, उस तीनों ग्रुप पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, लास्ट जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट का लास्ट जो एक्सपेरिमेंट है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेरिमेंट यानी बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, ये किया एल्टन मेयो और उनके साथियों ने, जो कि 1931 और 32 में हुआ। इसमें उनका जो मेन पर्पस था वो था समूह का जो व्यवहार है उसका अध्ययन करना, ग्रुप का जो बिहेवियर है उसको अध्ययन करना। तो इसमें जो निकल कर बात आई कि संगठन में उन्होंने अलग अलग वेतन है, समूह प्रोत्साहन योजना है, अलग अलग उन्होंने उनको इनिशिएटिव देकर जानना चाहा कि क्या प्रभाव पड़ता है इस ग्रुप पर। तो श्रमिकों पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो जो निकल कर बात सामने आई कि श्रमिकों ने या जो ग्रुप था उसने अपना एक मानक, एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया था कि कोई भी सदस्य उस स्टैंडर्ड से न तो ज़्यादा काम करेगा, अगर वो ज़्यादा काम करता है तो हम उसे शेखी को रेट बस्टर कहेंगे, चिढ़ाएंगे। अगर वो कम काम करता है तो हम उसे कामचोर या धोखेबाज या चीज़लर कहेंगे। अगर साथी जो ग्रुप हैं एक दूसरे की अगर चुगली करते हैं या फिर अगर कोई बात एक दूसरे को बताते हैं, मतलब किसी की बात, ग्रुप की बात बाहर जाकर बताते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप की बात फॉर्मल ग्रुप में जाके वो अगर बताते हैं तो उसे भेदिया कहा जाएगा, स्क्यूलर कहा जाएगा। ऐसे ऐसे वर्ड्स उन्होंने निकाल रखे थे, ऐसे ऐसे वर्ड्स उन्होंने स्थापित कर रखे थे कि कोई भी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई भी सदस्य जो है बॉस की तरह व्यवहार करे। अगर उसी ग्रुप में किसी एक को मॉनिटर बना दिया, यानी कि उसको बॉस बना दिया और सुपरवाइज़र बना दिया, तो वो बॉस जैसा व्यवहार नहीं करेगा। तो समूह ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया और किसी भी उस स्टैंडर्ड में सदस्यों की हिम्मत नहीं होती थी कि उससे ज़्यादा वो उससे बाहर निकल कर व्यवहार करें। इससे एक बात निकल कर आई कि अनौपचारिक जो समूह है, समूह के अंदर यानी फॉर्मल ग्रुप के अंदर भी इनफॉर्मल ग्रुप की कितनी इंपॉर्टेंस है। इस बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट से ये बात निकल कर आएगी कि ग्रुप का जो बिहेवियर है वो किस प्रकार से आपस की जो अनौपचारिक संबंध है वो ग्रुप के बिहेवियर को कैसे प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जो रिजल्ट्स निकल कर आए इन महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग से, माइका स्प्लिटिंग प्रयोग से, रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग से, ह्यूमन एटीट्यूड और सेंटिमेंट्स प्रयोग से, और लास्ट जो हमने बात की कि बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट से, इनसे जो रिजल्ट्स निकल के आए, इन हॉथॉर्न जो सीरीज़ के जो एक्सपेरिमेंट्स निकल कर आए थे सारे एक्सपेरिमेंट से, वो जो रिजल्ट थे वो ये थे कि मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और जो कार्य है वो एक समूह गतिविधि है। यानी जो वर्क इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। और मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, यानी कि उसे मशीन की तरह नहीं समझा जाना चाहिए और न ही कठोरता से उसे डायरेक्ट किया जाना चाहिए। यानी अनौपचारिक संबंधों को, जो कि अभी तक पहले जो पूर्व में चलती आ रही थी, मानव संबंध उपागम से जस्ट पहले जो भावना चलती आ रही थी, जो अप्रोच चलती आ रही थी, वो थी क्लासिकल अप्रोच, शास्त्रीय विचारधारा, जिसमें कि इन बातों पे बिल्कुल भी मनुष्य को सिर्फ आर्थिक मानव समझा गया था। वो गैर आर्थिक चरों से ही वो प्रभावित होता है, ऐसी मान्यता को एकदम धक्का लगा। और जो चीज़ निकल कर आई हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से वो ये निकल के आई कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कार्य एक समूह गतिविधि है, और तकनीकी प्रगति और भौतिक पक्ष पे ही सबसे ज़्यादा बल नहीं होना चाहिए। किस पे बल होना चाहिए? सामाजिक और मानवीय जीवन पे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। शोशो का हम सोशो साइकोलॉजिकल जो हम बात करते हैं, यानी कि जो इंसान की जो भौतिक कार्य दशाओं से ज़्यादा उसे सुरक्षा और अपनत्व की जो प्रायोरिटी है वो निकल कर आई अनौपचारिक संबंधों में। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से डेविड रिकार्डो की जो रेबल हाइपोथेसिस थे, जिसमें ये मानते थे कि रेबल हाइपोथेसिस क्या मानती थी कि मनुष्य जो है वो स्वार्थी है, असंगठित समूह है, उसे निर्देशित नहीं किया जा सकता। तो मेयो ने इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। डेविड रिकार्डो की रेबल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके उन्होंने रॉबर्ट ओवन की जो हर्ड हाइपोथेसिस थी, हर्ड परिकल्पना थी, उसे पुनः
जीवित किया, पुनः इसे स्थापित किया कि मशीन से ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, एम्प्लॉय पे देना है, उसकी कार्य संतुष्टि पे देना है, उसकी भावनाओं पे देना है, आत्मसम्मान पे देना है। तो हर्ड जो परिकल्पना है वो स्थापित हुई। मेयो ने यह भी देखा कि सहयोग प्राप्त करने के लिए सत्ता से ज़्यादा, विशेषज्ञता से ज़्यादा, अथॉरिटी और स्पेशलाइजेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सोशल स्किल, सामाजिक जो कौशल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ औपचारिक संगठन में, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार अनौपचारिक संगठन इंपॉर्टेंट हैं, किस प्रकार से अनौपचारिक संगठनों की जो महत्ता है जिस पे अभी तक ध्यान ही नहीं दिया गया था कि अनौपचारिक संगठन भी एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन में या एडमिनिस्ट्रेशन में, वो अनौपचारिक संगठनों पे ध्यान आकर्षित हुआ और जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया, जन्म हुआ कि एक नई विचारधारा का, वो था मानव संबंध उपागम, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का जन्म हुआ। अभी जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, यानी कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है रॉबर्ट ओवन की उस मान्यता को, यानी कि जो हर्ड हाइपोथेसिस है उसको स्थापित करती है कि मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और समूह को एक विशिष्ट और सकारात्मक, पॉजिटिव और स्पेशलाइज्ड डायरेक्शन दिया जा सकता है। हर्ड परिकल्पना को ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ने, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स ने स्थापित कर दिया दोबारा। इसी के साथ जो बात निकल के आई ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में, वो क्या निकल के आई कि प्रशासनिक संगठनों में अनौपचारिक जो संगठन है और जो संबंध है, जिनको अभी तक दरकिनार किया जा रहा था, जिनको कोई इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जा रही थी, उनको इंपॉर्टेंस, उनको मान्यता मिली, अनौपचारिक संगठनों को और संबंधों को मान्यता मिली। इसी के साथ अभी तक जो क्लासिकल अप्रोच में आर्थिक अभिप्रेरणा ही महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, गैर वैतनिक चरों को कोई ध्यान ही नहीं था, तो अनार्थिक जो अभिप्रेरणा थी, जो मोटिवेशन था, कार्मिकों की संतुष्टि और कार्यकुशलता को जोड़कर देखा जा रहा था, वो चीज़ इस ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में स्थापित हुई कि गैर आर्थिक यानी अनार्थिक जो अभिप्रेरणा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रभाव डालती हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन पे प्रभाव डालती है। इसी के साथ पहली बार कार्मिकों की जो परिवेदनाएं हैं, जो ग्रीवियंस रेडरेसल सिस्टम है, उसकी शुरुआत हुई, जो अभी तक ध्यान ही नहीं दे रहा था कि एक जो व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, आत्मसम्मान की जो आवश्यकताएं हैं, या एक गैर वैतनिक चर है, या आपस में लोगों की जो अनौपचारिक सामाजिक रचना है, या आपस में जो लोगों के संबंध हैं, जो एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप में के अंदर जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी रहता है। क्लास में जो बच्चे हैं उनमें 100 बच्चे हैं अगर क्लास में, तो उनमें सभी से हमारी बेस्ट फ्रेंडशिप नहीं होती, हमारा कोई ग्रुप होता है 10-15 लोग बच्चों का। तो जिस प्रकार से फॉर्मल स्ट्रक्चर में इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एक ग्रुप होता है, फ्रेंड्स सभी नहीं होते, कुछ फ्रेंड्स ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो वो चीज़ वैसा ही एक प्रोडक्शन में, एडमिनिस्ट्रेशन में भी नज़र आया। तो परिवेदनाओं के निवारण की जो व्यवस्था है, ग्रीवियंस रेडरेसल सिस्टम, जिस पर अभी तक कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर ध्यान दिया गया। वो चीज़ स्थापित हुई कि ह्यूमन सेंटिमेंट्स और भावनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत अभी तक एक क्रांतिकारी परिवर्तन था सोच में। दूसरा, मानवीय समस्याओं का जो समाधान है वो मानवीय ही हो सकता है, यानी ह्यूमन प्रॉब्लम नीड्स ह्यूमन सॉल्यूशन। ये जो बात है ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में निकल कर आई कि जो अभी तक ह्यूमन रिलेशन जो थे एक फॉर्मल शास्त्र विचारधारा में अभी तक पहले से जो चलता आ रहा था, जो विचारधाराएं थी, उसमें कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं थी मानवीय समस्याओं की समाधान की। वो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के माध्यम से एल्टन मेयो के योगदान की वजह से इन बातों पर विचार शुरू हुआ और इन चीज़ों का समाधान, मानवीय समस्याओं का मानवीय समाधान ढूंढा जाने लगा। यानी अनुपस्थिति जो है, उदासीनता है, जो थकान के कारणों को जानने के बाद में ह्यूमन जो समस्याएं हैं उनको कैसे उनका जो सॉल्यूशन निकल सकता है, अनौपचारिक संबंधों को कैसे इंपॉर्टेंस दी जा सकती है और कैसे इनका प्रोडक्शन पे या प्रशासन पे क्या प्रभाव होता है, ये सब चीज़ें बाहर निकल कर आई। मानव संबंध जो उपागम जो बहुत बड़ा योगदान है एल्टन मेयो और उनके साथियों का, तो मानव संबंध उपागम को अनौपचारिक संगठन भी उपागम भी कहा जाता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान ले कि मानव संबंध उपागम क्या है। तो ये अनौपचारिक संगठन उपागम क्यों है, यह बात हमने जो एक्सपेरिमेंट्स अभी हमने डिस्कस किए, महान प्रकाश व्यवस्था, माइका स्प्लिटिंग, ह्यूमन एटीट्यूड और सेंटिमेंट्स एक्सपेरिमेंट, या जो हमने बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट देखा, ग्रुप का एक जो एक्सपेरिमेंट देखा, ये जो ह्यूमन बिहेवियर हमने देखा, अनौपचारिक संबंधों को देखा, तो आपने ये चीज़ देखी अच्छे से कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में
एक औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन की महत्ता को स्थापित किया। इसलिए इस ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को अनौपचारिक संगठन उपागम, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को क्यों बोला जाता है अनौपचारिक संगठन उपागम, वो आप समझ गए हैं। इसे नवशास्त्रीय उपागम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नवशास्त्रीय उपागम? क्योंकि इससे जस्ट पहले जो विचारधारा चल रही थी वो कौन सी विचारधारा थी? शास्त्रीय विचारधारा। और शास्त्रीय विचारधारा में जो कमी थी उसे इस ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ने दूर किया, इसलिए इसे नवशास्त्रीय विचारधारा, न्यू क्लासिकल अप्रोच कहते हैं। यानी सामाजिक आर्थिक बातों पर बल दिया गया, इसलिए सामाजिक आर्थिक उपागम भी इसे कहते हैं। एल्टन मेयो खुद इसे पर्सनली डॉक्टरी विधि या दृष्टिकोण यानी क्लिनिकल मेथड और अप्रोच कहते हैं। यानी कि संगठन में जो है मानवीय संबंधों का जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष को प्रभावित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के पीछे क्या कारण है, वो जो है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से उनकी महत्ता स्थापित हुई। ये बहुत बड़ा योगदान है एल्टन मेयो का। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें एल्टन मेयो के योगदान, उनके एक्सपेरिमेंट्स, हॉथॉर्न प्रयोग, मानव संबंध उपागम से संबंधित आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसे थोड़ा और पढ़ेंगे तो आप इसको क्लियर अच्छे से समझ पाएंगे। ज्ञानदूत जो ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ है उसमें मुझे ये अवसर देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।